नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अजीत सर हूं। आज हम निर्मल वर्मा की कहानी चीड़ों पर चांदनी को किताब से पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे। कहानी को साथ पढ़ने से आप इसकी गहराई, भावनाएं और छिपे अर्थ बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए इस खूबसूरत और संवेदनशील कहानी की शुरुआत करते हैं। चीड़ों पर चांदनी। इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे से ये प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग थे, हमारे खेतों में, हमारे सपनों में। तब पहाड़ों की शक्ल, उनकी भाव भंगिमा बिल्कुल अलग, दूसरे किस्म की थी। जैसे माँ की शक्ल जो बच्चों की आंखों में होती है, वो दूसरों के लिए नहीं होती। उसकी पहचान ही अलग होती है। शिमले का वो घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा है। किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ घास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक लाता हूं, तो आंखें असीम विस्मय से भर उठती हैं। पहाड़ों की अलंघ्य अभेद्य ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की रहस्यमयता आज भी वैसी ही बनी है जैसी कभी बरसों पहले बचपन में थी। टॉमस मान का मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पढ़ा, किंतु जब पढ़ा तो लगा जैसे इसे बहुत पहले कहीं पढ़ा था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमले से अलग हैं। वहां कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हैस कास्ट्रप ने विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई है। क्या उसका लेखा जोखा करना आज संभव है? रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निविड़ गहन अंधकार में दूर की पहाड़ियां ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखा चित्र से स्तब्ध निश्चल दिखती थीं। इतनी महीन, इतनी म्लान कि लगता था जैसे अंधेरे पर हाथ फेरते ही सब कुछ मिट जाएगा। आकाश कुछ नीचे सरक आता था, धरती को छूता सा, और धरती अपना ओर छोर समेटकर घुटनों पर झुक आती थी, जैसे पहाड़ियों के आगे गुमसुम प्रार्थना कर रही हो। हम बच्चे थे। इस तरह के अजीब अद्भुत चित्रों को आंखों में बसाकर लिहाफ में ठिठुरते हुए सो जाते थे। सुबह कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती थी। मैं पलंग से उतरकर कांपते हाथों से सूते हुए भाई बहनों को जगाने लगता था। कुछ ही मिनटों में हम कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठे दिखाई देते थे। कल रात सोते समय जो अंधेरी भूरी पहाड़ियां देखी थीं, वे कहाँ हैं? स्कूल जाने वाली हमारी शॉर्टकट पगडंडी, हमारा खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे पानी का बम्बा, सब कहाँ हैं? बर्फ का एक सफेद सा पर्दा खिंचाया है, जिसमें गड्ढे, नालियां, परिचित पगडंडियां, मकानों की छतें सब छिप गई हैं, या छिपी नहीं है, महज एक सफेद मास्क पहनकर उभर आई हैं, और हम इन्हें पहली बार नई आंखों से देख रहे हैं। क्या ये शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिरती रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वो सांता क्लॉस हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हों। टेलीग्राफ के तार बर्फ की परतों में लिपटकर मोटी सफेद रस्सियों की तरह आकाश में खींचाए थे। हर कुछ क्षणों बाद इन रस्सियों पर बर्फ के आइसिकल फर में लिपटी सफेद की लहरियों से नीचे लटक आते थे। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। चेहरा जो बर्फ का मोज़ाइक है, पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोर्टलैंड पर टिका हुआ, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या सलेटी रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहरे पंखों से बर्फ के इस मोज़ाइक को पोंछ जाता है। बर्फ और बादलों का ये चिरंतन खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, किंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वो आज भी नहीं भूल पाया हूं। शुरू अप्रैल के दिन थे।
हवा में चाकू की पैनी धार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था और जिस कमरे में मैं ठहरा था उसके अलावा होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाज़ा बंद करने उठा हूँगा, लेकिन आँख खुलते ही मेरे भीतर एकाएक सब कुछ शांत निस्पंद सा हो आया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिराया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा उठते थे और फिर सब कुछ, छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाज़ें, एक अथाह शांति में डूब जाती थीं। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। आंखें खिड़की के पार बीच में तरल अंधेरे को लांघती हुई खिलमर्ग की हिमाच्छादित चोटियों पर जा टिरकीं। चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते कण ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर के सफेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही हो। एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। बर्फ, बादल और चांदनी तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। उस क्षण मुझे लगा मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों ने समस्त वन्यस्थल को अपने स्वप्निल निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगा था जैसे चांदनी के रेशमी डोरों से खिंचती हुई खिलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियां होटल के कमरे के पास तक सड़क आई हों और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते ही मैं उन्हें छू लूंगा। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था और एक अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मुन गई थीं। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। जाखू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वो बुलंदी न जाने कहाँ पीछे छूट गई है। उस शाम नौकुचिया से भीमताल आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिर परिचित छायाओं से भेंट हो गई और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहली आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उनके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला अधखुले पंखे से ऊपर जाकर टेढ़ी सी हो गई थी, मानो कोई भीमकाय वनैली जंतु अपने गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते से बिखरी थीं, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते हैं, किंतु एकटक देखने से लगता है मानो उनके भीतर से मैली रेत के धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगे हैं। नीले पिरामिड। आकाश, बादल और हवा से मिलकर ये पिरामिड चित्रित हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। ये पहाड़ी छायाएं एक सी हैं, किंतु हर जगह इनके पलछिन बदलते रंगों को देखा है। जाखू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत बरसों बाद कोटगढ़ के सेब के बगीचों में लेटे हुए पेड़ों की सरसराती टहनियों पर रानीखेत में चीड़ की सुई नुमा नुकीली पत्तियों की जाली से इन्हें चुपचाप छनते झड़ते देखा है। और तब रात छुप जाती है। पहाड़ों पर अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकता नहीं, न वो उजाले को धकेल कर उसकी जगह लेता है, बल्कि दिन का उजाला खुद ब खुद धीरे धीरे अंधेरे में सिमट जाता है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना रंग बदल लेती है। कालका और शिमला के बीच एक वीरान उपेक्षित हिल स्टेशन है सोलन। अंग्रेजों के ज़माने की कुछ कोठियाँ और बंगले यत्र तत्र मिल जाते हैं, खाली और उजाड़, जिनके आगे दूलट की टूटी फूटी तख्तियाँ झूलती रहती हैं। वहाँ पहाड़ियाँ खामोश रहती हैं। शाम की नींदी उदासी में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता भटकता सुनाई दे जाता है। मोटर रोड से जरा नीचे बित्ते भर का चौकोर खोखल है, चारों ओर चीड़ के घने झुरमुटों में घिरा हुआ। ये खोखल बहुत खामोश है। सफेद पत्थरों पर काई जम गई है, अक्षर मिट गए हैं। चिरंतन मौन के दायरे में पत्थर सोए हैं,
बरसों से सो रहे हैं। हवा में पत्ते कांपते हैं और चुपचाप झर जाते हैं। पत्तों के पीले ढेर में पत्थर दब से गए हैं। इन पत्थरों पर जो नाम लिखे हैं उन्हें अनेक बार पढ़ा है। हर बार नाम नए लगते हैं, हर बार उन्हें पढ़कर भूल जाता हूं। मेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए भी मेरा कोई अर्थ नहीं है, किंतु फिर भी मैं हर शाम यहां आता हूं। इनके जरा ऊपर घास का छोटा सा ढलवां टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। मैं हर शाम घास की इस हरी हथेली पर बैठा हुआ इन खामोश पत्थरों को देखता हूं, जो पत्थर नहीं है किंतु पत्थरों से अलहदा नहीं है। मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है, काई कीचड़ में लिथड़े फूल हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं जो एक क्रॉस से उड़कर दूसरे क्रॉस पर बैठ जाती हैं। हवा में एक तेज तीखी खुशबू सी फैलने लगती है। ये फूलों की नहीं, पत्थरों की खुशबू है। ये गंध सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से मिलती है, उस गंध से मिलती है जो किसी पुरानी पेंटिंग के उखड़े बासी रंगों से आती है। लगता है जैसे पेड़ों की छायाओं के संग पत्थरों का ये मंच धीरे धीरे हिल रहा हो। पीछे पहाड़ियों के एम्फीथिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सी सुनाई दे जाती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं को खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। "Is there anybody there?" said the traveler, knocking on the moonlit door. ये अजीब सा यात्री कौन है जिसकी पदचाप हमेशा पहाड़ों में सुनाई दे जाती है, चांदनी, पहाड़ी हवा या मृत्यु। और तब अचानक ध्यान भटक जाता है। बरसों पहले की एक शाम स्मृति पट पर झलक जाती है। 9000 फीट की ऊंचाई पर नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे घोंसले सा पहाड़ की चोटी पर टिका है। अभी बस से उतरा हूं और बरामदे में बैठकर कॉफी पी है। डाक बंगले के जरा नीचे बसों के अड्डे के पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर है और मंदिर के चारों ओर लाल, नीले, हरे रंग के चीथड़े टंगे हैं जो दिन रात हवा में फड़फड़ाते रहते हैं। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया कि हर यात्री किसी पुरानी प्रथा के अनुसार अपना कोई कपड़ा मंदिर को भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर लटका दिया जाता है। किंतु कुछ ही देर में हवा में फड़फड़ाते इन चीथड़ों को अंधेरे ने निगल लिया। मोटर रोड के दाईं ओर प्रीस्ट हाउस की ढलवा छत के ऊपर हसिया चांद उगाया है, किंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी तक रेंग रही है। एक क्षण के लिए पता नहीं चलता कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो पीला आलोक सिमट आया है वो मिटते सूरज की रश्मि रेखा है या उगते चांद की हल्दी आभा। पश्चिमी आकाश में कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग था, बादल अलग थे और दोनों के बीच सिंदूरी रंग की लंबी विशालकाय व्हेल मछली सी रेखा खिंचाई थी। किंतु कुछ ही क्षणों में ये मछली हवा में घुल गई। एक नीली धुंध की झीनी सी चादर पहाड़ियों पर भी चलाई है। लगता है जैसे रात ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे घाटियों की अतल गहराइयों से निकलती हुई ऊपर आकाश की ओर आ रही है। धुंध के छोटे मोटे रेले धूप और चांदनी दोनों को ही अपने में समा लेते हैं। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी ये धुंध सघन और ठोस है कि उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दबी रह गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूं, केवल मेरा ओवरकोट धुंध की नीली दीवार पर टंगा रह गया है। नारकंडे की वो रात आज डलहौजी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आंखों के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतल अंधेरी घाटियों को पार करती हुई मेरे होटल के आगे ठिठक गई हो। होटल से बहुत दूर नीचे कैंट की धुंधवाती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंपपोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध का दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। किंतु रात की ये धुंध हमेशा ही नहीं रहती। पहाड़ों पर भी सुबह होती है। भीमताल, हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है।
दूध सी धवल कोमल किरणों के शुभ्र आंचल में ओस में भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल झिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में ये किरणें हमारे मकान की लाल टीन की छत छू लेंगी और नीचे झील के पानी में उतर जाएंगी। मंदिर के घेरे से जरा दूर झील के पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है। उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिनकी मटियाली छानाएं दिन भर झील के पानी में तिरती रहती हैं। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती हैं, पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती हैं और फिर उन्हें वापस किनारे पर पहुंचा देती हैं। टापू पर पके गूलर गिरते हैं। टप टप पानी भागता है। किसी अदृश्य निधि की खोज में उर्मियां सतह पर उठती हैं, दौड़ती हैं, छोटे छोटे बूंदों से झील के सांवले गालों पर झूलती हैं और फिर गुम हो जाती हैं। हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले यहाँ झील का जल था, जिसे अब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए, जहाँ जल की कमी है, खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक नीचे कीचड़ में फिसलते जाते थे। किंतु अब पिछले 2-3 दिनों से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े बड़े चौकोर केक से काली मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं। जहाँ तहाँ गाय, भैंसों, बकरियों के खुरों के निशान दिखाई दे जाते हैं। सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है। भुवाली, नैनीताल, नौकुचिया, काठ गोदाम को जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहाँ जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के पलछिन बदलते रंगों के संग झील अपना आवरण उतारती है, निरावर्त होकर स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है और फिर सबकी आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। दोपहर की उनींदी घड़ी में आसपास का ताम्रवर्णी जल ठहर सा जाता है। केवल बीच में एक लंबी शहतीर सी चमचमाते पारे की लहर ताल की 2 उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। झील के कितने चेहरे हैं, या चेहरा एक ही है, केवल भंगिमाएं बदलती हैं। धूप ने जाल डाला है, चमकीले मुलायम मछलियों सी लहरें जाल के तंतुओं से खेलती हैं, फिसलती हैं और फिसल जाती हैं। पूरी रात होने के कुछ क्षण पूर्व झील के 2 चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ, दूसरा सोया सा। पानी बैठ जाता है, आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफ़ेद, जैसे किसी ने चूने का चिट्टा चूरा पानी में घोल दिया हो। अंधेरा बढ़ते बढ़ते ये सफ़ेदी धीरे धीरे झील के श्यामल हिस्से को अपने में ढांप लेती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया है। शाम की फैलती छायाओं में भीमताल का द्वीप डूब जाता है। केवल पेड़ों के झुरमुट का एक धब्बा झील और आकाश की सफेदी पर स्तब्ध सा खिंचा रहता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं। आखिरी बस बाजार के आगे कोने में ठहर जाती है। दूर टापू में गूलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है, टप टप टप। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।